हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स टॉक। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसे खुद एनी फ्रैंक ने लिखा है। मतलब एक ऑटोबायोग्राफी है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आप लोगों के लिए एनिमेशन रेडी करने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम लास्ट में इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, आई एम डेबी और आज मैं आपको एक जूइश लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जून 1929 फरवरी मार्च 1945 एक जर्मन बॉर्न जूइश लड़की थी जो अपनी फैमिली और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में जर्मन ऑक्यूपेशन के दौरान हाइडिंग में थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उसकी फैमिली जर्मनी में नाज़ीज़ के पावर में आने के बाद एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गई थी, लेकिन जब नाज़ी ऑक्यूपेशन नेदरलैंड्स तक पहुंच गया तो वो वहां फंस गए। जब जूइश पॉपुलेशन के खिलाफ परसिक्यूशंस बढ़ने लगे तो उसकी फैमिली जुलाई 1942 में अपने फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग के हिडन रूम्स में हाइडिंग में चली गई। 2 साल हाइडिंग में बिताने के बाद उनका ग्रुप बट्रे हो गया और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में भेजे दिया गया, जहां एनी की डेथ टाइफस से बर्गन बेल्सन कैंप में हो गई, अपनी बहन मार्गो फ्रैंक के कुछ दिनों बाद। ये डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर मिली थी और ये उसके लाइफ के इवेंट्स को क्रॉनिकल करती है। द 12th of June 1942 से लेकर द 1st of August 1944 तक की फाइनल एंट्री तक। ये डायरी इवेंचुअली अपनी ओरिजिनल डच लैंग्वेज से ट्रांसलेट होकर बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। दादी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी एनी। बेटा एनी, मैं तुम्हारे 13 बर्थडे पे तुम्हारे लिए डायरी लाया हूँ। ओह थैंक यू डैडी, यू आर सो स्वीट। राइटिंग एक डायरी में एक काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस है मेरे जैसे इंसान के लिए। ना सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी और को एक 13 इयर्स की स्कूल गर्ल के विचारों में कोई दिलचस्पी होगी। खैर, कोई बात नहीं, मुझे लिखने का मन है और मुझे अपने दिल की बातें कहने की और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। पेपर में लोगों से ज़्यादा सब्र होता है। मैंने ये कहावत उस दिन सोची जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, बेचैन बैठी थी, सोच रही थी कि घर पर ही रहूं या बाहर जाऊं। आखिर में मैं वही बैठी रही, सोच में डूबी। हाँ, पेपर में लोगों से ज़्यादा सब्र होता है, और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और इस स्टिफ बैक नोटबुक को पढ़े, जिसे बड़े शौक से डायरी कहा जाता है, जब तक कि मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, ये शायद कोई फर्क नहीं होगा। मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानेगा कि एक 13 इयर्स की लड़की पूरी दुनिया में अकेली है। और मैं नहीं हूँ। मेरे पास प्यार करने वाले माँ बाप हैं और मेरी एक 16 साल की बहन भी है, और ऐसे लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। मेरे पास एक परिवार, प्यारी बुआएं और एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपर से देखने में तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक सच्चा दोस्त छोड़कर। You are hilarious my girl। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ मस्ती करने के बारे में सोचती हूँ। मैं अपने दिल की बातें किसी से कह नहीं पाती। हम एक दूसरे के करीब आने में नाकाम रहते हैं और यही प्रॉब्लम है। शायद ये मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें नहीं कर पाते। किसी भी हाल में ये जो है जैसे है वैसे ही रहने वाला है, और अफसोस की बात यह है कि ये हालात बदलने वाले नहीं हैं। इसी वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया, इस इंतज़ार किए गए दोस्त की तस्वीर को अपने कल्पना में और अच्छी तरह से बनाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मैं इस डायरी में बातें सिर्फ तारीखों के रूप में लिखूं जैसे अक्सर लोग करते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरा दोस्त बने, और मैं इस दोस्त का नाम किटी रखने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा किटी को अपनी कहानियाँ सुनाने लागूंगी तो कोई मेरी बातें समझ नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा स्केच्ड वर्जन दे दूँ, चाहे मुझे ये करना ज़्यादा पसंद ना हो।
मेरे पिताजी, जो कि दुनिया के सबसे प्यारे पिता हैं, उन्होंने मेरी माँ से शादी तब की जब वो 36 साल की थी और मेरी माँ 25 साल की थी। मेरी बहन मार्गो 1926 में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में पैदा हुई। मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक रही। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। मेरी माँ ईडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ सितंबर में हॉलैंड गई, जबकि मार्गो और मुझे आकन भेजे दिया गया हमारी दादी के पास रहने के लिए। मार्गो दिसंबर में हॉलैंड गई और मैं फरवरी में, जब मुझे मार्गो के लिए बर्थडे प्रेजेंट के रूप में भेजा गया, मैंने तुरंत हाई मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैं वहाँ टैब तक रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। उस वक्त मैं पहली क्लास में पढ़ रही थी। छठी क्लास में मेरी टीचर मिसेस कुपेरस थी, जो कि हेडमिस्ट्रेस भी थी। साल के एंड में हम दोनों रोते हुए एक दूसरे से अलविदा कह रहे थे, जो एक दिल तोड़ देने वाला पल था। गर्मी के मौसम में 1941 में दादी बीमार पड़ गई और उनकी सर्जरी हुई, इसलिए मेरा बर्थडे ज्यादा सेलिब्रेट नहीं हो पाया। दादी जनवरी 1942 में गुजर गई। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितनी बार सोचती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ। प्यारी किटी, हमारा पूरा क्लास डर के मारे कांप रहा है। इसका रीजन ऑब्वियसली वो आने वाली मीटिंग है जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन अगले क्लास में जाएगा और कौन फेल होगा। आधे से ज्यादा क्लास में बैटिंग हो रही है। जीएन और मैं पीछे बैठे 2 लड़कों सीएन और शाक पर हंसी आ रही है, जो अपनी पूरी हॉलिडे की सेविंग्स अपनी बैग पर लगा चुके हैं। सुबह से शाम तक यही सुनने को मिलता है, मुझे पता है तुम पास हो जाओगे। नहीं नहीं, तुम पास हो जाओगे। मुझे मेरा नहीं लगता, हाँ मगर तुम जरूर हो जाओगे। चलो फिर शर्त लगाते हैं, देखते हैं अगली क्लास में कौन कौन प्रमोट होगा। ठीक है, फिर लगी शर्त, देखते हैं कौन पास होगा। जी की प्लीडिंग लुक्स और मेरी गुस्से वाली बातें भी उन्हें शांत नहीं कर पा रही हैं। मेरी बात मान लो, क्लास में इतने ज्यादा बेवकूफ हैं कि लगभग 1/4 क्लास को फेल कर देना चाहिए, पर टीचर्स दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं। हम तो पास हो ही जाएंगे। बस एक सब्जेक्ट मैथ्स को लेकर मैं थोड़ा अनश्योर हूँ। खैर, अब हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। तब तक हम एक दूसरे को बस यही कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो। मैं अपने सभी टीचर्स के साथ ठीक ठाक से रह लेती हूँ। मेरे पास 9 टीचर्स हैं, 7 आदमी और 2 औरतें। मिस्टर कीजिंग, वो बूढ़ा जो मैथ्स पाता है, मुझसे बहुत परेशान था क्योंकि मैं बहुत बोलती थी। काफ़ी वार्निंग्स के बाद उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एक ऐसे लिखने के लिए बोला। टॉपिक था एक बकर 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 बकर, इस पर क्या लिखा जा सकता है। मैंने सोचा इस बारे में बाद में टेंशन लूंगी। मैंने टॉपिक अपनी नोटबुक में लिखा, उससे अपने बैग में डाला और चुप रहने की कोशिश की। उस शाम जब मैंने अपना बाकी होमवर्क खत्म कर लिया, तो वो ऐसे का नोट मेरी नज़र में आया। कोई भी बस लंबी लंबी बातें लिख सकता है और वर्ड्स के बीच में बड़ा स्पेस छोड़ सकता है, पर असली बात थी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देना, ये साबित करने के लिए कि बातें करना ज़रूरी है। मैंने बहुत सोचा और अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने वो 3 पेजेस लिख दिए जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिए और मैं सेटिस्फाइड थी। मैंने आर्ग्यू किया कि बातें करना एक स्टूडेंट की खासियत है और मैं अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी। एनी, तुम बहुत बातें करती हो, क्या इस क्लास में शांति नहीं होगी? बातें करना मेरी आदत है, क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही बोलती थी जितना मैं, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना। और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, उनके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो ऐसा है, अब तुम एक और ऐसे लिखो, एक इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। मुझे सब एक और ऐसे लिखने को दिया था। अच्छा, तो तुम लिख के लाई हो। और क्या दिया था मिस्टर कीजिंग ने? एक एनकरेजेबल चैटर बॉक्स। तुमने ऐसे तो बहुत बढ़िया लिखा है एनी, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि तुम अभी भी बहुत बोलती हो, तो तुम एक और ऐसे लिख के लाओगी। एंड द टॉपिक इज क्वॉक क्वॉक क्वॉक, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। साना, यार मैं क्या करूँ अब, फिर से एक और ऐसे। डोंट वरी एनी, मैं पोएम लिखती हूँ, तुम्हें वर्सेस लिखने में हेल्प कर दूंगी। हाँ, मैं भी मिस्टर कीजिंग को बताना चाहती हूँ कि कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता।
एनी, वाकई में तुमने बहुत सुंदर पोम लिखी है। बच्चों सच में बहुत खूबसूरत पोम है जिसमें मदर डक और फादर स्वॉन है और उनके 3 बच्चे हैं। फादर स्वॉन उनको इसलिए मारते हैं क्योंकि वो बहुत क्वॉक 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 करते हैं। मैं ये पोम बाकी क्लासेस में भी सुनाऊंगा। और अब से तुम्हें बात करने की भी परमिशन है। हाँ जी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम इस लेसन के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। क्वाकिंग इन इट्स बूट्स, इट मीन्स शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। नर्वसनेस और डर की वजह से घबरा जाना। ओल्ड फॉगी, एन ओल्ड फैशन पर्सन, वो इंसान जो ओल्ड फैशन में रहता हो। रैम्बल ऑन, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी एम के बोलते रहना और लिखते रहना उस पे। इनहेरिटेड ट्रेट्स, इट मीन्स क्वालिटीज़ फिजिकल और मेंटल दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, मतलब माता पिता से फिजिकली या मेंटली कुछ ट्रेट्स मिल जाना या कोई क्वालिटी मिल जाना। इनकॉरिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, ऐसा कुछ जो कभी करेक्ट किया जा ही नहीं सकता, जैसे कि बैड क्वालिटी। हाँ जी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि क्लास 10th के नए चैप्टर के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं इसके अगले लेसन में, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।